नेगी लियो जी, हेलो सर, कैसे आप? राकेश चंदेल जी, हेलो। गुड इवनिंग, लव फ्रॉम कश्मीर, शाहिद शहजाद जी। सोनू धनेक जी, जय जवान जय किसान, बिल्कुल। बागवान साथियों, नमस्कार। मैं डिम्पल पांचटा, मेंबर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, डॉक्टर वाइस परमार यूनिवर्सिटी नौणी सोलन। आज के इस लाइव सेशन में आप सभी बागवान साथियों का स्वागत है। आज की मेरी जो लाइव रहेगी वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। बहुत सारे विषय को छूना है, क्योंकि बहुत सारे फार्मर की अभी तक डाउट क्लियर नहीं हो पाए हैं। पिंक बर्ड आजकल की स्टेज कौन सी, क्या, और थोड़ा सा प्रकाश हम बजट पे भी डालेंगे, क्योंकि आज प्रदेश सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बजट पेश किया है। उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे और अपनी सोच जाहिर करेंगे कि हम क्या सोचते हैं। तो बागवान साथियों, आज के इस लाइव सेशन में अभी तक लगभग 300 के करीब लोग जुड़ चुके हैं। उम्मीद है आने वाले समय में कुछ और लोग भी इसमें जुड़ेंगे। बागवान साथियों, सबसे पहले बात करते हैं आजकल के समय की, मौसम की स्थिति की, क्योंकि हम बहुत बार बात कर चुके हैं पिंक बर्ड स्टेज की या ग्रीन टिप की, हाफ इंच ग्रीन की। तो बागवान साथियों, एक बार पुनः कुछ चीज़ें जो डाउट थे आप लोगों के, उसको भी मैं क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहले बागवान साथियों, आप लोगों का जो बहुत सारे क्वेश्चन मुझे भी आए हैं। प्रवीण मेहता जी, 12 का शर्ट कौन सा टाइम डाले, बहुत सारी चीज़ें। तो बागवान साथियों, तो आज का लाइव सेशन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि रियल पिंक बर्ड स्टेज हमारी कौन सी है। मैं लास्ट में आप लोगों के क्वेश्चन भी लूंगा, आप लोग तब तक वेट करिए। लास्ट के 5 मिनट हम आपके क्वेश्चन नहीं लेंगे। तो बागवान साथियों, जो रियल पिंक बर्ड है, खास तौर पर हमारे जो ट्रेडिशनल सीडलिंग वाले ऑर्चर्ड है, रॉयल है या स्पर वैरायटी, जो काफ़ी बड़े प्लांट है हमारे, उसमें जो रियल हमारी पिंक बर्ड स्टेज है, मुझे लगता है कि जब आप स्प्रे करेंगे उसका जो उपयुक्त समय होगा जब आपके बगीचे में 5 से लेकर 10% के करीब फूल खिल चुके होंगे। वो आपकी रियल पिंक बर्ड स्टेज है जहां आप स्प्रे करेंगे। आप चाहे 1261 की डालिए, 1136, 34 ऐसे भी टेक्निकल आ रहा है, आप उसको भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास 1261 की शॉर्टेज रहती, क्योंकि हमेशा ये देखा गया कि 1261 उपलब्ध नहीं हो पाता है हर फार्मर को, तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? एक तो आपकी ये चीज रहेगी। दूसरी एक ऑप्शन में जो आपको रहेगा, एक बायोस्टेट कंपनी का अमेज एक्सेल आता है, क्योंकि आपको कॉस्टिंग वाइज भी देखना है। तो आपकी जो जिसमें खासतौर पर ऐसे जैसे अमोनियो एसिड वगैरह जो कि एल फॉर्म में उपलब्ध होते हैं, उसमें आपके पास अमेज एक्सेल भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो लोग पीजीआर को अफोर्ड नहीं कर पा रहे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं मुझे कि अगर हमारे पास ये चीजें नहीं है तो हम क्या चीजें डालें। तो आपके पास अमेज एक्सेल भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है स्प्रे करने के लिए। और वाईएस परमार यूनिवर्सिटी द्वारा प्रमाणित भी है ये, पीजीआर ही है, ये भी एक तरह का हार्मोन्स है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि
आप किस समय पर क्या स्प्रे करते हैं। अगर 10% तक फूल आता है आपके बगीचे में, आप अमेज एक्सेल भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैं उसका खुद यूजर हूं। मैं आप लोगों से सिर्फ वही चीजें साझा करूंगा जो जो चीजें मैं अप्लाई कर चुका हूं और जिसके बढ़िया रिजल्ट आए हुए हैं। नो डाउट पीजीआर हमारा बहुत अच्छा है, और पीजीआर को लेके भी बहुत सारे लोगों के अभी भी संशय बरकरार है, उसको भी आज क्लियर करेंगे हम। तो अगर आप पीजीआर को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पास अमेज एक्सेल एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अमीनो एसिड का। और जो लोगों का एक क्वेश्चन था कि 1261, तो 5% फूल के आसपास बहुत बढ़िया समय रहेगा। फिर एक क्वेश्चन आ रहा था उसमें मिक्सिंग का। अगर आप 1261 डालते हैं तो आप उसमें जिंक और बोरॉन भी ऐड कर सकते हैं। आप 100 ग्राम बोरॉन काफी है, 0.5% काफी हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा आएगा आपका जिंक चिलेटेड फॉर्म में, आप 100 ग्राम को आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैं जो देख रहा था अपने ऑर्चर्ड में भी, एक तो अनइवन है इस साल, क्योंकि चिलिंग आवर्स पूरे नहीं हुए मैक्सिमम जगह। तो जो डंडी का साइज है अभी से मुझे फील हो रहा कि काफी छोटा आ रहा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण स्प्रे हो जाएगी कि एक एनर्जी बूस्टर आपको देना ही पड़ेगा। और मिस्ट की तरह स्प्रे करनी है, बिल्कुल भिगोना नहीं है, और इतना महंगा नहीं है ये, बिल्कुल आपको 2-3 ड्रम की जगह आपने एक स्प्रे करनी है। आप इसके साथ मिक्स कर सकते हैं। मगर अगर आप 11-36-34 कुछ ऐसा टेक्निकल आता है, अगर आप उसको डालते हैं, उसमें ऑलरेडी आपका जिंक है। फिर आपको सिर्फ बोरॉन, आपको 100 ग्राम, सिर्फ 100 ग्राम। आप कभी भी 250 ग्राम मत सोचिए, क्योंकि अभी शॉर्ट, अपना खर्चा मत बढ़ाइए। 0.5% काफी है अभी की स्टेज के लिए। ये चीज आपकी क्लियर। उसके बाद बात आती है आपकी पीजीआर की कि कौन सी स्टेजेस करें, क्योंकि आप देख पा रहे हैं जो फ्लक्चुएशन हो रहा है क्लाइमेट में। कुछ जगह पर बहुत अच्छी बारिश हो रही है, मगर हमारा एरिया भी है यहाँ बारिश नहीं हो पा रही है, बहुत कम हो रही है, सिर्फ छींटे से गिर रहे हैं। उम्मीद है आने वाले टाइमों में होगी। और जो ये समय है ये बहुत ही क्रिटिकल हो जाएगा आप लोगों के लिए, कि उस स्टेज को पकड़ना। और अपने फूल को खास तौर पर इस बार जो ज्यादा खतरा रहेगा वो पाले का खतरा रहेगा। तो पाले के खतरे के लिए जो लोग पीजीआर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए जिंक, बोरॉन और जो ये 1261 आप डालते हैं या अमेज एक्सेल आप लोग डालते हैं, तो काफी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा, एक बूस्ट मिलेगा। और उसके साथ साथ एक बड़ा और क्वेश्चन आ रहा था कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे कि इंसेक्टिसाइड। तो बागवान साथियों, हाथ जोड़ के मेरी आपसे निवेदन है कि इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। वो आपके फ्रेंडली कीड़ों को मारेगा, चाहे उसमें मधुमक्खियां हैं। आपको पता कि ये जो धरती का सृष्टि है, अगर मधुमक्खियां खत्म होगी तो ये धरती भी तबाह हो जाएगी। और जो मधुमक्खी आप खरीद के लाते हैं, उसको आप ये ना सोचे कि वो सिर्फ एक उस बायर की है, जहां से उसकी है, ठेकेदार की है, या किसी मगर वो कहीं ना कहीं हमारे यूज की चीज है। अगर हम उसको ही मार देंगे, उस बक्से को खत्म कर देंगे, तो आपका ये परम कर्तव्य है कि आप उसकी भी देखभाल करें। मक्खी के बक्से आप लोग अपने बगीचों में जरूर लगाए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 5 लगाइए, 10 लगाइए। आप एक बक्सा भी लगाएंगे, और सभी लोग अगर एक एक बक्सा भी लगाएंगे पूरे इलाके में, तो बहुत ज्यादा मधुमक्खी आपके पास पहुंच जाएगी। उस वक्त कुछ चीजों का विशेष ध्यान आपको और भी रखना है मधुमक्खियों के लगाते हुए। आपको उसको आप उसको चीनी की फीडिंग कर सकते हैं। शुगर उसके जो, जब भी आप जिससे आप बक्सा लेते हैं, उससे जरूर पूछे कि शुगर कैसे डाले, या उनका जो बंदा आता है वो शुगर डालता है। अगर आप उसमें 50-100 ग्राम चीनी डाल भी देंगे, उससे स्पीड अप होती है मधुमक्खियां। और उसके साथ साथ आपको बक्से के नजदीक एक पानी का बर्तन रखना, और उसमें डंडिया डाल के रखे आप, ऐसे करके कोई भी बक्सा बक्से के सामने रखिए थोड़ी सी दूरी पर, तो ताकि उसमें डूब के ना मरे मधुमक्खियां। उसका सेवा करनी बोलिए, उसकी केयर करना भी हमारा दायित्व है। तो उसमें डंडिया रखिए ताकि वहां से वो पानी पिए और नजदीक में ही काम करे। और दूसरा, अपना जो बक्सा, बहुत सारे लोग अपने
मधुमक्खी के बक्से को मुंह को आगे की ओर ना रख के पीछे की ओर रखते हैं कि भाई उड़ेगी नहीं। वो आपके कहने से नहीं चलती है, वो उसकी अपनी रेंज होती है, अपना तरीका होता है। पहले वो ऊपर उठती है, उसके बाद वो अपनी रेंज डिसाइड। जब मधुमक्खियां आप बगीचों में लगाए तो ये सुनिश्चित करें कि 10% तक फूल आपके बगीचों में आ चुके हो, तभी आप लगाए। अगर आप पहले लगाएंगे फिर भी आपका नुकसान है, क्योंकि वो रेंज कहीं दूर की पकड़ देगी या किसी और फूल की पकड़ लेगी, तो वो वहां पर जाएगी। इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना कि जब आपके 10-15% फूल आ जाए, तभी आप मधुमक्खियों का बक्सा अपने बगीचों में लगाए, और थोड़ी सी ऊंची उठी हुई जगह पे लगाए, जहां पर बहुत सारे लोग शेडी जगह में डालते हैं कि अरे परे ना जाए। आपके कहने से नहीं जाएगी मधुमक्खियां। तो इसीलिए थोड़ा सनी, जहां आपकी सूरज की किरण डायरेक्ट पड़ती है, सुबह से शाम तक रहती है, आप उस जगह पर मधुमक्खी का बक्सा लगाए, और नीचे, उसके नीचे पत्थर या लकड़ कुछ ऐसी चीज डाल दे, थोड़ा सा ऊपर रखे उसको। वैसे तो सबसे अच्छा तरीका ये होता था कि अगर आपका फेस यहाँ पर है तो सामने अगर आपकी कोई पहाड़ी है वहां पर मधुमक्खियां लगनी चाहिए थी, ताकि वो और अच्छे तरीके से काम कर पाए। मगर हमारे लोगों, बागवानों के दिमाग में बहुत सारा मिथ्या भरा हुआ है। और मधुमक्खी का बक्सा लगाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो पॉलिनेशन है, जो सेब है हमारा, वो क्रॉस पॉलिनेशन मांगता है। मतलब गोल्डन रेड गोल्डन ग्रैनी स्मिथ का क्रॉस पॉलिनेशन मांगते हैं। और ये पॉलिनेटर्स होते हैं, जो मधुमक्खियां वगैरह है, ये हमारे पॉलिनेटर होते हैं। तो जो ये पॉलिनेटर है, ये कैसे काम करेगी उसकी, क्योंकि वो जब तक आपका पराग अरे परे नहीं जाएगा तो कैसे आपकी फ्रूट सेटिंग आएगी, क्योंकि मौसम भी बहुत खराब है। तो आप लोगों को ये सुनिश्चित करना होगा कि मधुमक्खी के बक्से हर आदमी लगाए। जरूरी नहीं ये ना सोचे कि मेरा पड़ोसी लगा रहा तो मुझे क्या जरूरत है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना। आपने अपना कर्म करना है, क्योंकि कर्म का हिसाब भगवान देखता है। आप अपनी मेहनत करते रहे, भगवान उसका फल अवश्य देता है। हाँ, अपनी पॉकेट के हिसाब से बड़ा फार्मर ज्यादा बक्से लगा सकता है, छोटा फार्मर एक बक्सा लगा सकता है। और जो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो भले ही ड्रॉप कर दे, क्योंकि पड़ोस में लगे होंगे जो अफोर्ड नहीं कर पाते। बहुत सारे गरीब लोग ऐसे हैं। तो आप लोगों को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि मधुमक्खी के बगस से आप अवश्य लगाए, क्योंकि वो जो पॉलिनेशन को इधर उधर करने का कार्य है, वो मधुमक्खी से अच्छा कोई नहीं कर सकता। और इंसेक्टिसाइड को प्लीज आप अवॉइड करें, अपना नुकसान भी ना करें, आगे बीमारियां ज्यादा फैलेगी, और मधुमक्खियों को भी ना मारे। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको देना चाहूंगा, कि जब आप मधुमक्खी का बक्सा खरीदते हैं, उसमें लगभग 10 फ्रेमें होती है अंदर। कम से कम उसमें 8 फ्रेम कम से कम होने चाहिए, आप तभी खरीदे। कभी भी आप जिससे आप मधुमक्खी लेते हैं, ये मत सोचिए कि मुझे सस्ती मिल रही है। आपने सस्ता नहीं देखना है, वो भरा पड़ा बक्सा, उसके अंदर मधुमक्खियां होनी चाहिए। उसमें अगर मधुमक्खियां नहीं होगी, आप सस्ता लेके क्या करेगा, वो काम ही नहीं करेगा। तो इसीलिए आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा 8, 9, 10, भले ही आप 100 रुपए एक्स्ट्रा दे दीजिए उसको। उसको ये बुझे कि मुझे फ्रेमें कम नहीं चाहिए, उसके अंदर फ्रेम चेक करके अपना बक्सा लाइए, वो आपका अधिकार है। क्योंकि अगर वो कम रेट में आपको देता है तो कहीं ना कहीं आपके साथ वो धोखाधड़ी करता है, जिसका आपको नुकसान होगा। तो इसीलिए आप लोगों को ये विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि आप मधुमक्खी के बक्से अवश्य लगाए अपने बगीचों में, और उसकी सेवा करें और उसका ध्यान रखें। उसका बहुत ही ध्यान रखने की आवश्यकता है, तभी उसका बेनिफिट आप लोगों को मिल पाएगा। क्योंकि जो रॉयल और स्पर हमारे सेब है, वो अपने ही फूल में, एक फूल जो होता है उसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं। मगर जो हमारा सेब है उसमें एक ही फूल से मतलब सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है, उसके लिए क्रॉस पॉलिनेशन की आवश्यकता पड़ती है। जब आपको क्रॉस पॉलिनेशन की आवश्यकता पड़ती है, तो आपके पास रेड गोल्डन, गोल्डन ग्रैनी स्मिथ, फ्यूजी, हनी क्रिप, इस टाइप के फूल होने चाहिए। उसके परागकण लेके मधुमक्खी आएगी, तो जो वो कार्य होगा तभी आपकी फर्टिगेशन होगी। और जो आपकी स्टिग्मा लाइन होगी, फूल की नली जो होगी, तो वो टेढ़ी होती है, उसको भी सीधा करता है। वो बोरोन आपका बहुत अच्छा काम करता है। और जो केसर को लेके आते हैं, उसकी जो लाइफ होती है वो बहुत शॉर्ट होती है। तो जिंक उसकी लाइफ को इंक्रीज करता है। जब वो इंक्रीज करेगा तो आपकी फ्रूट सेटिंग के चांस बहुत ही ज्यादा हो जाएगी।
तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि पॉलिनेशन लगाए। जिसके बगीचे में पॉलिनेशन नहीं है वो गमले लगाए। गमलों में आप एक थैली लीजिए या बोतल लीजिए, खाली जो भी स्प्रे की बची होती है उसके अंदर आप गोल्डन रेड गोल्डन या ग्रेनी स्मिथ की डंडिया डाल के आप उसको भी लगा सकते हैं अपने पौधे में। जितनी अच्छी आप उसमें हैंड पॉलिनेशन की ओर भी जा सकते हैं। कुछ बागवान साथी ऐसे हो गए जिनके पास पॉलिनेशन है ही नहीं और बहुत कम है। आप इतनी मेहनत कीजिए कि अपने घर के जितने सदस्य हैं आप उनको सुबह मॉर्निंग में, अगर आप 3-4 घंटे भी काम करेंगे, अगर 6 बजे से लेकर 10 बजे तक का भी कार्य करेंगे, क्योंकि जल्दी रात खुल जाती है आजकल, तो आप फूल तोड़ेंगे और एक फूल से रॉयल के आपको टच करते रहेंगे। जो आपकी पॉलिनाइजर वैरायटी है, गोल्डन है, रेड गोल्डन है, ग्रीन स्मिथ है, उससे आप टच करते रहिए। आप खुद सोचिए कि कितने फूल को आप टच करेंगे। जो आप उसको टच करेंगे वो कहीं ना कहीं आपके 100% गारंटी देता है फ्रूट सेटिंग की। इसीलिए आपकी मेहनत पे डिपेंड करता कि आप कितनी अच्छी तरीके से मेहनत करते हैं और क्या क्या एफर्ट्स अपने बगीचे में लगाते हैं। क्योंकि बागवान साथियों यही उपयुक्त समय है जब आप अपने बगीचे में कार्य करेंगे और तो जिसके आपके बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, तभी सेब सेटिंग होगी। सेब ऐसे ही नहीं लगते। और एक और मिथ्या फैली है लोगों के अंदर कि जो पीजीआर है वो सेब चिपकाता है। खासतौर पर जो हमारा कोटखाई का क्षेत्र है, यहां इसको चिपकू का नाम दिया गया है। मैं बागवान साथियों आपको क्लियर करना चाहूंगा, कोई भी ऐसी इस दुनिया में दवाई नहीं बनी है जो सेब को चिपकाती है। हां, एडवर्स कंडीशन को फेवरेबल बनाती है क्योंकि सेटिंग के चांस ज्यादा हो जाते हैं। आप इस रूप में इसको पहचानिए। फ्रूट सेटिंग के लिए नहीं, मत खरीदिए। क्योंकि बहुत सारे हमारे बागवान साथी आज भी गुमराह हो रहे हैं। दुकानदार उनको बेचता कि इससे सेब सेटिंग होगी, या कोई प्रोग्रेसिव फार्मर या जिससे वो पूछता वो बोलता कि पीजीआर डालिए। पीजीआर से आपकी सेटिंग नहीं होगी। पीजीआर आपके रस्टिंग को कंट्रोल करेगा, फ्रूट लॉन्गेशन को करेगा, सेल डिवीजन का काम करेगा और फ्रॉस्ट पाले को असर को कंट्रोल करेगा। और सेम चीज आप बोरॉन और जिंक में भी कर सकते हैं। अगर आपने जिंक बोरॉन की स्प्रे की है वो भी सेम, बोरॉन भी वही कार्य करता है कि टेम्परेचर को मेंटेन रखता है फूल के अंदर। आप अमेज एक्सेल डालिए, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। ये चीजें हमने खुद ट्रायल की है क्योंकि बहुत सारे कंपनीज के ट्रायल हमारे पास लगते हैं और जो इसके बढ़िया रिजल्ट होते हैं हम उसी को आपसे साझा करते हैं। तो ये आपके एफर्ट्स हो गए बागवान साथियों, जो आप अभी पिंक बर्ड स्टेज पर करेंगे। पीजीआर की स्प्रे को लेकर बहुत सारे लोगों को डाउट है और जो मौसम चल रहा है यहाँ की स्थिति से मुझे भी डर है। इतना टेम्परेचर डाउन है, जो उपयुक्त टेम्परेचर होगा वो 18 से लेकर 22 से 23 डिग्री तक फूल फ्लावरिंग के समय होना चाहिए। अगर उससे डाउन रहा तो आपके पाला आपको डैमेज करेगा। तो याद करिए बागवान साथियों, मैंने आपको क्या कहा था। हमने आपको हमेशा अवेयर करा था कि अपने छिट्टे मत जलाइए। अगर आप लोगों को इतना ही शौक है छिट्टे जलाने का तो अपने छिट्टों को कलेक्ट करके रखते आज। अगर आप तो जब भी आपकी फ्लावरिंग का समय होता उस टाइम आप मॉर्निंग के समय में लगभग 2-3-4 बजे के करीब पाला पड़ता है, 3-4 बजे के करीब अगर आप उसको जलाते उन छिट्टों को तो शायद टेम्परेचर में फर्क पड़ता और आपकी सेटिंग की संभावना ज्यादा हो जाती है। हमें सीखने की जरूरत है बागवान साथी। अगर आपको जलाना है वैसे तो डिकम्पोस्ट करके उसकी खाद बनानी चाहिए। अगर फिर भी आप बर्न करते हैं तो आजकल का समय, आजकल का तो नहीं कहूंगा, जब फ्लावरिंग फुल हो जाएगी आपकी लगभग 40% से ऊपर तब आप उसको जला सकते थे, जिससे टेम्परेचर गर्म रहता और आपको भी फायदा होता। आने वाले समय में आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने छिट्टों को स्टोर रखना है, या तो खाद बनाइए या तो आजकल उसको बर्न करिए। विदेशों में आप देखेंगे कि गैस लाइन बिछी होती है और गैस जलाते और मॉर्निंग के टाइम में, ताकि पाले से बचा सके। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जिसको आपको देखना होगा। और इसके साथ साथ बागवान साथियों एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि पीजीआर की स्प्रे आप फिर कैसे करेंगे। अगर आपका मौसम खराब है और बहुत ठंडा है, टेम्परेचर डाउन है और पाले पड़ने की संभावना है, अगर आपके 40% से 60% के आसपास कहीं पर भी आपके अगर फ्लावरिंग है, उस समय आप उसी डोज को तोड़ दीजिए। 250 ml का जो डोज है उसको आप 125 ml का स्प्रे कर दीजिए। और जो पीजीआर की स्प्रे करने का सबसे अच्छा समय है वो लेट इवनिंग है। आप अगर 5 बजे के बाद स्प्रे कर सकते हैं तो सबसे अच्छा समय रहेगा। और अगर आपका बगीचा बड़ा है, कई बागवानों का बहुत बड़े बगीचे होते हैं, वो मैनेज नहीं हो पाते, तो आप 2 स्प्रेयर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप सुबह अर्ली मॉर्निंग में और लेट इवनिंग में करें तो आपको और अच्छे परिणाम मिलेंगे पीजीआर के।
और अभी मैं देख पा रहा हूँ 988 लोग जुड़ गए हैं, और ये बहुत कम नंबर्स नहीं है, ये 1000 से ऊपर भी जाएगा, 1100-1200 भी जाएगा। तो बागवान साथियों, साथ ही साथ आप इस वीडियो को शेयर भी करते रहे ताकि उन जरूरतमंदों तक पहुंचे और ये जानकारी सब तक पहुंचे, क्योंकि ये इंडस्ट्री हम सबकी है, हम सबका परम दायित्व है कि कैसे हम इसको आगे ले जाए। तो आपका भी ये दायित्व बनता है कि आप इसको भी शेयर करें। और क्योंकि जब आपका पड़ोसी भी जागेगा, आप चाहे जितने भी जागृत हो, अगर पड़ोसी भी नहीं जागेंगे तो बीमारियां भी वहां से आएगी। इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किस तरीके से ये सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। सबको जागृत करना, अपने पड़ोसी को भी जागृत करना है। बहुत सारी बीमारियां तो वहां से आती है, अगर वही जागृत नहीं होगा, आप चाहे जो मर्जी करते रहे, कीड़ वुलिया फिट भी वहां से आएगा, आपका माइट भी वहां से आएगी, पतझड़ भी वहां से आएगा, स्कैब भी वहां से आएगा, जो भी चीजें आएगी, प्रीमेच्योर लीफ फॉल आएगा, अल्टरनेरिया आएगा, सब कुछ आएगा। तो इसीलिए सबका जागृत होना बड़ा जरूरी है। और 1000 की का आंकड़ा पार कर चुके हैं हम लाइव सेशन में। तो बागवान साथियों, ये बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण चीजें थी जिसको आप करें। और दूसरी एप्लीकेशन जब आप पीजीआर की करेंगे, तब तक आपके 90% के करीब जब फूल आ चुके होंगे, तब आप 125 ml का डोज फिर से दोबारा डालें। अगर हमारा मौसम बढ़िया रहता है, उसमें फ्लक्चुएशन नहीं रहती, अभी बारिश होने दो, अभी तो है समय हमारे पास, अगर उस वक्त बढ़िया सिचुएशन है, पाले की संभावना कम है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप वहां पर 250 ml का डोज 70 से 80% के आसपास जब फूल आएगा वहां पर डाल। आपको उसके अंदर स्प्रेडर डालने की जरूरत नहीं है, स्टिकर ऐड करने की जरूरत नहीं, उसमें ऑलरेडी स्टिकर होते हैं पड़े हुए। तो आप इन चीजों का बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष ध्यान रखें। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि 1261 देखिए, जो आपका करसोग मंडी इधर का क्षेत्र है, इधर बहुत ही कम लिमिटेड कंपनियां होती है जो अपनी दवाइयां पहुंचाती है, ब्रांडेड नहीं पहुंच पाती है। आपके पास जो भी उपलब्ध है आप उसको डालें। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप नजदीक में, तो जो मैं खुद यूज करता हूं, आप देखते होंगे, मैं आईसीएल के प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूं और बहुत अच्छे शानदार रिजल्ट आते हैं, क्योंकि उसमें स्टिकर 1100 से भी ऊपर हो चुके हैं हमारे लाइव सेशन में जुड़ने वाले लोग। आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं मैं, जो आप लोग मुझे इतना पसंद करते हैं और सुनते हैं हमारी बातें, हमारी प्रैक्टिस सुनते हैं आप लोग। तो बागवान साथियों, मैं तो आईसीएल का डालता हूं, उसमें स्टिकर भी ऐड है और हर फंगिसाइड के साथ में ऐड करता हूं। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि उसका समय आगे आएगा। अभी का जो उपयुक्त समय है, आप 1261 लीजिए, आईसीएल का मिलता तो बहुत बढ़िया है, या दूसरी कंपनीज का आपको मिलता है, आप उसको भी डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं डाल सकते, जो भी आपको उपलब्ध हो। अगर उसके अलावा भी कोई चीज घटती है तो 1136 34 कुछ ऐसा आता है आईसीएल का एक, और उसमें स्टिकर भी और दूसरी चीज, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते। तो बागवान साथियों, ये आपका समय था अभी पिंक बर्ड स्टेज का, जिसमें आपको इन सब चीजों के बारे में विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ साथ हम क्वेश्चन भी लेंगे, 5 मिनट के बाद लेंगे हम आपके क्वेश्चन। अगर किसी को फिर भी डाउट है, उसको भी कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ मैं आज बताना चाहूंगा थोड़ा सा प्रकाश में आज के बजट के बारे में, जो आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पेश किया। तो जो मुझे समझ आया, ओवरऑल आंकलन करने वाला मैं कोई ऐसा इकोनॉमिस्ट या कोई और तरीके का आदमी हूँ, एक बागवान हूं और मैं समझ सकता हूं। और इसमें मैं जो चीजें महत्वपूर्ण चीजें पकड़ना चाहूंगा, वो थी हमारी बागवानी। और मुझे आज ऐसा लगा कि ये वाली सरकार भी पिछले वाली सरकार की तरह बागवानी को कहीं ना कहीं एक ऑप्शन में ढूंढ रही है। इतना सीरियस स्टैंड मुझे नहीं लगा अभी तक। सरकार अपने मैनिफेस्टो के अनुसार जो निर्धारित मूल्य तय करने की बात थी, उस पर कोई बात नहीं हो पा रही है। और कार्टन हमारा यूनिवर्सल रहेगा कि टेलीस्कोपिक रहेगा, उस पर भी कोई बात क्लियर नहीं कर पाई है सरकार अभी तक, और जिससे असमंजस की स्थिति बनी पड़ी है। और पर केजी की जो हमारी सबकी मांग थी, उसको भी अभी तक सरकार पूरा नहीं कर पाई है, और वो भी बड़ा चिंता का विषय। आज सिर्फ एक अच्छी चीज आई कि 5 से 6 सीए स्टोर इंस्टॉल हो रहे हैं हमारे अणु में, खड़ा पत्थर में, दत्तनगर में, अलग अलग क्षेत्र में, चौपाल में, सोलन में। मगर एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है बागवान साथ, एक बागवानी लैंग्वेज में मैं आपको, जो भी ये सीए स्टोर बनते हैं, आज से पहले भी सीए स्टोर थे, क्या आम फार्मर वहां सेब रख पाता है? कभी सरकार ने ये चिंता की कि आम फार्मर, और आप देखिए 1200 से ऊपर लोग जुड़ चुके हैं लाइव सेशन में,
ये रिकॉर्ड होगा अपने आप में कि इतने लोग एक लाइव सेशन में जुड़े। मेरे सेशन में 15 से 1800 तक भी लोग जुड़े हुए हैं और 1200 तक के अंक। तो आपको ये देखना पड़ेगा इन स्टोरों का फायदा। सरकार को हमेशा सरकार पॉलिसीज तो बनाती है, क्या वो धरातल पर उतर पाती है? सिर्फ स्टोर बना के कहीं ऐसा तो नहीं जो बाकी स्टोर है उसी की तरह बाद में एक ठेकेदार आएगा और उस स्टोर को, चैम्बर को बुक करेगा, क्योंकि गरीब आदमी को तो साल चलानी, वो 5-6 महीने कैसे स्टोर में रखेगा अपना सेब। तो यहां भी बड़ी महत्वपूर्ण चीज सोचने वाली होगी कि सरकार ने इस विषय पर भी क्या बात की है। इसीलिए सरकार को जमीनी हकीकत पता होनी चाहिए थी। और मैं अभी भी आपको बताना चाहूंगा, ये वाली सरकार भी पिछली सरकार की बागवानी नीति को ही फॉलो कर रही है। आपको देखेंगे सिमिलरिटी अभी भी आम बागवान किसान को, जो एक मीटिंग करके या उनसे अपने सुझाव लेके, मुझे नहीं लगा इतना सीरियस, अगर लिए भी होगे किसी से सुझाव तो वो धरातल पर उतर, और 4-5 स्टोर से कुछ नहीं होगा। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, पूरी दुनिया में ऐसा इंडस्ट्री डेवलप होनी चाहिए थी, सी स्टोर, कोल्ड स्टोर्स की, रूम्स की, कि यहां पर जो सारा सेब है वो मार्केट में ना जाए, सारा स्टोर जाए पहले, उसके बाद उसको बिक्री एक चरणबद्ध तरीके से हो और उसका एक सिस्टम हो। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण था एफपीओ, एनजीओ, कोऑपरेटिव जो अपने अपने क्षेत्र में काम कर रही है, उनको अगर आप डायरेक्ट फंडिंग देंगे, सीए स्टोर से लेकर दूसरी सुख सुविधाएं देंगे, तो सरकार की जो मंशा है बेहतरी की और बागवानी की लेने की, वो ज्यादा कामयाब होगी। अदरवाइज वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा कि वो पीछे हटती जाएगी हमारी बातें, और आम फार्मर को कभी भी उसका फायदा नहीं मिल पाएगा। और आज बड़ा एक बजट से मैं हैरान रहा, प्रोसेसिंग यूनिट पे कोई ज्यादा दबाव नहीं पड़ा, सरकार ने कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठाया जो मुझे लगा हो सकता कहीं बात हुई होगी, मगर मुझे तो नहीं दिखा। जो भी मुझे खबर मिली है सोशल मीडिया के माध्यम से, एक प्रोसेसिंग यूनिट प्राड़ा में बन रहा है। क्या ऐसे ब्लॉक लेवल पर इस बजट में प्रावधान नहीं हो सकता था प्रोसेसिंग यूनिट्स का? चाहे आप एफपीओ को उसको देते या एनजीओ या कोऑपरेटिव्स को उसके हैंडओवर करते, मगर एक एक क्षेत्र में आपको कहीं ना कहीं ये चीजें करने की आवश्यकता थी, जो मुझे आज से काफी दूर लगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, सरकार ने अभी भी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर जो भी सब्सिडी वाली दवाइयां फार्मर को मिलती थी वो अभी भी उपलब्ध नहीं करवाई है। और अगर मिल भी रही है तो वो दवाइयां मिल रही है जिसको हमारा फार्मर अपनी भाषा में थर्ड क्लास की या थर्ड ग्रेड की बोलता है। ब्रांडेड कंपनियों की बढ़िया दवाई, चाहे आपका पीजीआर है, अगर महंगा लग रहा है, लोग यूज कर रहे हैं, आम जनता के बारे में अगर सरकार सोचती है तो उसको सब्सिडी में हॉर्टिकल्चर में दीजिए। बायर कंपनी, यारा जैसे खादे, मुझे तो ये लगता है कि जो खादों के दाम हो चुके हैं उसको भी सरकार को इस बजट में प्रावधान करना चाहिए था। मगर हैरानी की बात यह है कि सरकारों को ये लगता है कि कोई भी सरकार होगी, पिछली सरकार के जो बागवानी मंत्री थे उनको तो कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता था कि किसी को नहीं पूछना, ढली चौक से ऊपर बहुत काम हो गए, आज के बाद नहीं होगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस सरकार को भी हम अवगत कराना चाहेंगे, आने वाले समय में सरकार के लिए भी ये बहुत गले की फांस बनने वाली है हॉर्टिकल्चर। अगर हॉर्टिकल्चर को लेके आप सत्ता में आ सकते तो हॉर्टिकल्चर को लेके दूसरी सरकार भी बाहर गई है। आज आप हम एम्प्लॉयज या दूसरे मुद्दे छाए रहते हैं, मगर बागवानी की अभी भी वो बातें नहीं हो पाती है जिसकी शुरुआत हम सब ने मिलकर करी थी और इस इंडस्ट्री के लिए सोचा था। तो आप सभी लोगों को भी, जो लोग भी सरकार से लिंक्ड है, आप लोगों को भी अच्छे सुझाव सरकार तक पहुंचाने चाहिए, क्योंकि अगर हमें मौका मिला हम तो रखेंगे, मगर अभी लग नहीं रहा कि हमें ऐसे मौके मिलेंगे, ना पिछली सरकार में मिले ना इस सरकार में। तो एक सोशल मीडिया है जिससे हम साझा कर सकते हैं। तो बागवान साथियों, ये मेरा कुछ छोटे छोटे वो थे, अभी मैंने ढंग से नहीं पढ़ा, अगर पूरी तरह से पढ़ लूंगा मैं बजट के बारे में कि एक्चुअल में और कोई सी चीजें हुई है। और दूसरा बड़ा वो था कि सरकार को, मुझे नहीं लगा इस बजट में कोई सिंचाई को लेके एक बहुत ही ठोस कोई नीति बनी हो, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी जब तक नहीं होगी तो हमारी इंडस्ट्री आगे ग्रो नहीं कर सकती। उसके लिए आप पंचायत लेवल पे बहुत सारे कार्य करवा सकते थे प्रधान से, और उसके लिए अलग से बजट का प्रधान या पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हॉर्टिकल्चर को लेते, कुछ ऐसा भी हो सकता था, क्योंकि इरिगेशन से अभी भी बहुत सारे हमारे क्षेत्र है, बहुत मेहनत कर रहा है हमारा फार्मर और बागवान, मगर उसको वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, नहीं दे पा रही अभी तक सरकार और विभाग या कोई अन्य एजेंसी। तो हमारे को ये देखना पड़ेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, हाई डेंसिटी प्लांटेशन की ओर हमारा प्रदेश और हमारी इंडस्ट्री चले जा रही है। तो कहीं भी
मुझे नहीं लगा कि ट्रेली सिस्टम पे कोई जिसमें सबसे ज्यादा खर्च आता है। और ड्रिप इरिगेशन में भी अगर आप सरकार आप हमारे को अगर सब्सिडी देती है तो आप देखिए थर्ड क्वालिटी के हमारे को मटेरियल मिलता है। जो आपकी पाइप का वो होगा और आपका जो आपका जो फिल्टर होगा वो स्किन या डिस्क फिल्टर देंगे जिसकी कीमत 3 से 4 हजार रुपए एक्चुअल में होती है। हमारे को सैंड फिल्टर चाहिए। अगर ड्रिप इरिगेशन की फैसिलिटी रखनी है सरकार को तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ऑटोमेशन की पे सब्सिडी दीजिए। आज ये जमाना आ गया कि मोबाइल का जमाना, वहां से ड्रिप इरिगेशन चला सकते हैं। आप कहीं भी रहिए, नेट के थ्रू आप ऑन कर सकते हैं अपनी मशीन। तो सरकार को इस विषय पर भी मुझे नहीं लगता, सरकार हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर जगत नेगी जी को या सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को, मुख्यमंत्री जी को, किसी उनके जो इर्द गिर्द के लोग हैं उन्होंने इस बात से अवगत कराया होगा कि ऐसी भी चीजें हो सकती है। ऑटोमेशन पे सब्सिडी दीजिए, लोग ऑटोमेशन लगाना चाहते हैं। उसके साथ साथ ड्रिप इरिगेशन की क्वालिटी पे दीजिए। मेरे ऑर्चर्ड में, अपने ऑर्चर्ड में सब्सिडी वाला लगा है, आप हैरान होने, मुझे नहीं लगता कि 10 दिन भी चला होगा। चोक हो गया है सारा, क्योंकि उसमें कचरा फंसता है, क्योंकि फिल्ट्रेशन अच्छी नहीं है। मगर जो आपका सैंड फिल्टर आता है उसकी कॉस्टिंग कहीं ना कहीं 70 हजार रुपए है। एक आम आदमी कैसे उसको अफोर्ड कर। तो कहीं ना कहीं एक सिस्टम होना चाहिए था सब्सिडी का भी, कि कैसे बेहतर गुणवत्ता कैसे दे। सिर्फ कन्नी काटने से ही सरकार का कार्य नहीं होगा। तो उससे अच्छी फिर पहली सरकार में और इस सरकार में क्या फर्क रह जाएगा अगर इनकी सोच भी यही रहेगी। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि कैसे हम बेहतरी की ओर ले जाएंगे इस इंडस्ट्री को। अगर हमें मौका मिला तो हम जरूर इसको अवगत कराएं। और मैं अब ये चाहूंगा कि जो मेरा अपने विचार थे मैंने आपसे साझा किए। अब मैं कुछ क्वेश्चन लेना चाहूंगा बागवान साथियों आप लोगों के। 1261 के डोज को लेके भूपिंदर सिंह जी का क्वेश्चन है, क्या रहेगा? तो 1 किलो से लेकर 1.5 किलो आप 200 लीटर पानी में आप अप्लाई कर सकते हैं। और कोशिश ये कीजिए जो आप अभी की स्प्रेज करते हैं फ्रेश वाटर हो सभी के लिए, एटलीस्ट पिंक बर्ड के लिए। तो पीजीआर में आपको कोई भी चीज ऐड करने की जरूरत नहीं है सन्नी ठाकुर जी, पीजीआर में कुछ नहीं डालना आपने। अंकुश वर्मा जी 1261 आप एक बार डालेंगे, 2 बार आप नहीं कर सकते। बिग फैन और योर भाई जी, आप बहुत अच्छी जानकारी देते हो, थैंक यू दुमी राजपूत जी। एक भाई का क्वेश्चन है कि सब्सिडी बंद कीजिए। तो ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और कभी भी सब्सिडी बंद नहीं होनी चाहिए। आप अपने देश को छोड़िए बागवान साथियों, अमेरिका, चाइना जैसी डेवलप्ड कंट्री भी फार्मर को सब्सिडी देती है। और सब्सिडी हमारा अधिकार और हक है किसान का, क्योंकि हमारी इनकम स्टेबल नहीं है। आप ये ना सोचे कि सब लोगों के पास पैसा का जो सेब उगाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचिए, सब्सिडी और ज्यादा होनी चाहिए। आप आज देखिए कि लागत कहां पहुंच गई एक बॉक्स के पीछे बगीचे की ऑर्चर्ड मैनेजमेंट में। और कोई क्वेश्चन हो बागवान साथियों पिंकबर्ड की और आजकल की चीज को लेके, तो मैं उस पर प्रकाश डालना चाहूंगा, थोड़े से अपने विचार साझा करना चाहूंगा। साहिल मेहता जी, डॉक्टर झोला छाप डॉक्टर। अगर किसी का और क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं बागवान साथियों, अगर कहीं डाउट रह गया हो। वैसे मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी आप लोगों को। अगर पीजीआर करे तो 1261 करना जरूरी है? बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता जरूरी है। मगर जो मौसम है हमारा, और मैं जो डंडी का साइज देख पा रहा हूं, चिलिंग आवर पूरे नहीं है हमारे, तो कहीं ना कहीं डंडी छोटी रह रही है और फूल छोटा आ रहा है। तो मुझे लगता है कि शुरुआती स्टेज पे हमारे को डाल देना चाहिए। इतना महंगा नहीं है ये, आपको 150-200 रुपए का 100 रुपए का ड्रम बैठेगा और उसको भी मिस्ट की तरह करना है। 3 ड्रम की जगह 1 ड्रम करनी है। तो मुझे नहीं लगता इतना एक्सपेंसिव है। यहां तो हम सस्ते में कर सकते हैं ये चीजें। हमारी ये मेहनत है, हमारे को करनी चाहिए। रमेश दास्टा जी, आप हमारे युवा पीढ़ी के लिए आइकॉन और मार्गदर्शक, धन्यवाद। आपका प्यार, आपका विश्वास हमारे साथ है
और याद रखिए, मैं कभी भी आपको निराश नहीं करूंगा और हमेशा मैं आपके साथ खड़ा हूं। और एक और बड़ा क्वेश्चन आया था, मैं लेना भूल गया था। कुछ लोग बोल रहे कि इतनी जल्दी जल्दी क्या कि इंसेक्टिसाइड डाले, फंगिसाइड डाले। तो बागवान साथियों, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप पिंक बर्ड स्टेज पे जिंक बोरॉन 1261 करें तो उसमें आप एक फंगिसाइड ऐड कर सकते हैं और इस साल वो महत्वपूर्ण हो जाएगा। वो आप स्कोर ऐड कीजिए 30 ml 200 लीटर पानी के हिसाब से। आप बेबिस्टीन ऐड कर सकते हैं वहां पर, और सिस्टमिक फंगिसाइड आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कोर रोट जो अंदर बीज सड़ता है जिससे फ्रूट ड्रॉपिंग होती है बाद में, तो वो कहीं ना कहीं कम होगी। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, आप मिक्स कर सकते हैं इसको और स्टार्टिंग स्टेज पे कर सकते हैं। मगर जब आपके फूल खिलने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद आप पीजीआर के अलावा कोई भी चीज फूल के ऊपर स्प्रे ना करें, बिल्कुल भी ना करें। किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट ना करें, आपको नुकसान होगा। 1261 मेज एक्सेल के साथ आप मिक्स नहीं कर सकते, उसको आप सिंगल कीजिए। भले ही आप अगर आप 5% फूल पे 1261 और बोरोन जिंक डाल रहे हैं, अगर आपने मेज एक्स डालना तो आप 15-1% फूल पे थोड़े थोड़े जब आ जाएंगे काफी, तब आप कर सकते हैं। मिक्स मत करिए, ज्यादा घोटा मत बनाइए। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, पीजीआर महंगा। बागवान साथियों, मैं लड़ता रहा लास्ट तक कंपनी के साथ, उन्होंने अपने दाम नहीं घटाए। और ये हमने जरूर बोल दिया कंपनी को, आप इस साल ही कारोबार कर सकते हैं, अगली साल से 4 कंपनियां नई आएगी जो आपसे आधे रेट पे पीजीआर उपलब्ध कराएगी। इसीलिए 1 साल का इंतजार कीजिए बागवान साथियों। कंपनी नहीं झुकी तो अगली बार हम खुद झुकाएंगे इसी कंपनी को। हम कंपनी के प्रमोटर नहीं, अच्छी चीज की हम प्रमोटर है और जिससे फायदा मिलता है। अगली बार हम इसको और एक बहुत ही डुप्लीकेट पीजीआर के बारे में बागवान साथियों अभी मैं बता रहा हूं, जो आ चुका है डुप्लीकेट और जो बना चुके हैं लोग, आप उससे बचे। आप ऐसे ना खरीदे। आपका जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है इलाके का, सबके पास पीजीआर उपलब्ध है, बिल के साथ ले और जेन्युइन बंदे से ले। आपको पता कि ओरिजिनल पैकिंग क्या है, कैसे आ रही है, आप उसको चेक भी कर सकते हैं बोतल को। हर कहीं से ना ले, डुप्लीकेट ना ले, क्योंकि आपको दिक्कत आएगी। अब अलेंटो की एक बात आ रही है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, थ्रिप्स की बड़ी बात होती है। तो बागवान साथियों, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। जब से मैं बागवानी कर रहा हूं 2000 से लेकर 2022 तक का तो आप पक्का लिखिए, उससे पहले से भी हम बागवानी कर रहे थे मगर इतना ज्ञान नहीं था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आज तक हमने कभी भी अलेंटो या थ्रिप्स मारने के लिए कोई दवाई डाली ही नहीं। क्यों नहीं डाली? क्योंकि अलेंटो सिस्टमेटिक वो मधुमक्खियों को भी मारता है, आपको किसी भी तरह के इंसेक्टिसाइड से बचना है। और दूसरी बड़ी बात, आप एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ा रहे हैं। इतना थ्रिप्स होता ही नहीं है कि जो आपकी सेटिंग में इंपैक्ट डाले। मुझे नहीं लगता, मुझे तो आज तक ऐसा कुछ नहीं लगा अपने बगीचों में। अगर किसी के होता है उसके लिए आप पानी का गिलास कीजिए, उसमें झाड़िए। अगर 15-20 थ्रिप्स गिरते हैं उसके अंदर, फूल जब खिलेगा ऐसे करके आप उसको मारिए, नीचे गिलास रखिए, पानी भरा हुआ, उसके ऊपर गिरेगे कीड़े। तो वो जो कीड़ा गिरता है वो बहुत सारी टांगे होती है उसकी, वो थ्रिप्स होता है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा करने की आपको जरूरत है। बिल्कुल सिंपल रखिए अपनी बागवानी। सोनू कपरेट जी, बिल्कुल स्टोर वाटर का पीएच बढ़ जाता है। इसके बारे में हम बाद में भी बात करेंगे, क्योंकि मैं अभी तक तो सिर्फ आईसीएल की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा था। हो सकता है मार्केट में और भी उपलब्ध हो रही हो ऐसी टेक्नोलॉजी, अगर कोई होगी तो जरूर आपसे साझा करूंगा। प्रीतम सिंह जी, थैंक यू। मेरी इंडस्ट्री नहीं है, हम सब की इंडस्ट्री है और हम सब मिलकर इसको आगे ले जाएंगे। और एक गरीब से गरीब, मेरे 2 सपने थे। एक पीजीआर को रजिस्टर कराना जो हो चुका है, दूसरा था एक गरीब आदमी तक पहुंचाना, आम आदमी को महंगा ना लगे। उसमें मैं अभी नाकामयाब हुआ हूं इस साल। मगर ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगले साल हम ये कोशिश करेंगे कि 3 से 4 फॉरेन की ऐसी ब्रांडेड कंपनियां जो पीजीआर बनाती है उसको हम इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जो सेम चीजें बनवाती है और इससे आधे रेट में आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे हम।
हाँ भी प्रवीण जी, जो डोडीन की आप बात करें, डोडीन आप लेट भी कर सकते हैं, थोड़ी सी आप लेट कर सकते हैं। अभी मत डाले, क्योंकि अब सिल्वर स्टेज मैक्सिमम लोगों की निकल गई। अगर जहां रही है तो मैंने वहां सल्फर रिकमेंड किया है, 80-100 रुपए का ड्रम, आप वहां 600 ग्राम सल्फर डालिए और बाद में करिए। डोडीन आप बाद में कर सकते हैं। पियर में इंसेक्ट के लिए क्या करें अनीश भंडारी जी? मेलाथियोन सस्ता वो है, हल्का इंसेक्टिसाइड है। पियर में आप पिट्ठू मशीन से उसकी स्प्रे आप कर सकते हैं। और वो भी जब पेटल फॉल, लास्ट पेटल फॉल होने वाला होगा तुरंत करिए, लेट मत करिएगा, तब तक कीड़ा खा चुका होता है। संजीव चौहान जी का एक क्वेश्चन है कि आपके बगीचों में कितने डेमो लगते हैं एक साल में? तो संजीव भाई, आपको और बागवान साथियों को मैं सबको बताना चाहूंगा, कोई कंपनी 5 पौधों में ट्रायल लगाती है, कोई लोग 20 में लगाती है, और हमारा ही एक रिसर्च का भाग है जो फार्मर कंपनी का पहला कार्य होता है कि वो नौनी मशोबरा के जो भी रिसर्च सेंटर्स है हमारे, वहां पर अपने ट्रायल को लगाती है। उसके बाद उसको साइंटिस्ट अप्रूवल देते हैं मार्केट में सेल के लिए। 3 साल के ट्रायल लगते हैं। उसके बाद कंपनी डेमो के रूप में अलग अलग क्षेत्र में फार्मर के यहां भी ट्रायल लगाती है, और ये ट्रायल फार्मर अपने बिहार पर अपने रिस्क पे लगाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो ट्रायल में फेल हो जाती है, जिसके रिजल्ट नहीं मिलते, उसको हम ना आगे बात करते हैं, ना कंपनी वाला हमारे पास आता है, ना वो बोलने के लिए बोलता है। मगर जिसके रिजल्ट अच्छे आएंगे, वो हमारा परम दायित्व है कि फार्मर को अच्छी चीजों के बारे में बताए। अगर आप या कोई और इसको नेगेटिव वे में लेना चाहता है, तो हर इंसान को खुश करना हमारे बस में तो है नहीं, ना कोई कर सकता है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ट्रायल होते हैं वो एक रिसर्च के लिए पढ़ते हैं, और अगर कोई ऐसा नहीं चाहता कि गलत ट्रायल उसके बगीचों में पड़े, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बेहतरीन रिजल्ट आए तो पूरे ऑर्चर्ड में। पीजीआर की बात हो रही है, 2012 से लेकर, उससे पहले हम GA3 इस्तेमाल करते थे 2000 के दशक में से लेकर 12 तक। 12 के बाद जब GA4 और GA7 आया, उसके बाद हमने फिर उसके ट्रायल लगाए, और जो बेहतर चीज हुई वही आप तक लाई। क्या बोलते थे कुछ लोग कि ये कभी इंडिया में नहीं आ सकता, पीजीआर रजिस्टर नहीं हो सकता, इससे ऐसा होता, इससे। आज कहां गए वो लोग? सारे गायब हो गए। हम जिस बात पे अटीक थे हम खड़े रहे। हाँ, महंगा जरूर है, इसको सस्ते करने के लिए हम लड़े, कंपनी ने नहीं सुनी हमारी, कोई बात नहीं, इस साल चलेगी, अगले साल तो दूसरी कंपनीज आएगी, कंपटीशन आएगा, रेट डाउन करवाएंगे। अगर ऐसी भी स्थिति आएगी तो डायरेक्ट इंपोर्ट भी कर सकते हैं अब तो लोग। तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा और ध्यान, सब्र रखना पड़ेगा थोड़ा। देखो बागवान साथियों, शेड्यूल ये देखना पड़ेगा कि हम क्या चीजें डालते हैं और कैसे चीजें डालते हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा। कुलदीप ठाकुर जी बता रहे कि आप ये यूनिवर्सिटी के शेड्यूल्स के अगेंस्ट जा रहे। कुलदीप ठाकुर जी, थोड़ा सा अपने दिमाग को खोलिए। यूनिवर्सिटी हमारा परिवार है। यूनिवर्सिटी वो संस्थान है जहां जिनके डॉक्टरों ने हमारे बुजुर्गों को पकड़ पकड़ के पौधे बगीचे लगाने के लिए दिए थे, पौधे दिए थे कि बगीचे लगाइए। यूनिवर्सिटी के अंदर आपके और हमारे लिए होती है, जो हमारी चीजें होती है नॉन यूनिवर्सिटी के शेड्यूल के अलावा। आपको पता है नॉन शेड्यूल के अनुसार जो दवाइयां मार्केट में बिकती है, मोर देन 80% ऐसी दवाइयां है जो वहां शेड्यूल में नहीं है। तो इसका मतलब वो बिक नहीं रही, या वो फार्मर डाल नहीं रहा। ये हमारी अपनी रिसर्च होती है, कुछ चीजें जिसको हम ऐड करते हैं, वही एक्सपीरियंस हम नॉनी में भी शेयर करते हैं। उसी भी यहाँ पर नॉनी का स्प्रे सारणी एक प्रैक्टिकली और साइंटिफिक और ऑथेंटिक तरीके से बनी होती है, हमें उसको पूरा फॉलो करना चाहिए। मगर कुछ चीजें हमारे को अपने भी यहाँ पर जो फार्मर करता है प्रैक्टिस, उसको हम ऐड करते हैं। आप बहुत गलत दिशा की ओर ले जा रहे हैं हमारी लाइफ को, और इतनी नेगेटिविटी मत पालिए अपने माइंड में, इतने नेगेटिव मत बनिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। यूनिवर्सिटी हमारा परिवार है, मेरा परिवार है, मैं उसका हिस्सा हूं।
और वहां जाके जो पीजीआर की आज चीज है वो नॉनी यूनिवर्सिटी के द्वारा ही आप तक पहुंच पाई है। अगर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के हम सदस्य नहीं होते, अगर वहां मंच और प्लेटफॉर्म हमारे को नहीं देती यूनिवर्सिटी, तो शायद आप लोगों के बीच आज पीजीआर जैसी टेक्नोलॉजी नहीं होती। पीजीआर तो अभी शुरुआत है, अभी तो बहुत ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको लाना इंडिया में बाकी है। हम लड़ेंगे उसके लिए, और ये अपने लिए नहीं लड़ेंगे, हम फार्मर हित के लिए लड़ेंगे। जिन्होंने नेगेटिव सोचना वो सोचते रहे, इतना समय हमारे पास नहीं है। आप देखिए इतने समय से लाइव हूं, अभी भी 1100 से 1150 से ऊपर लोग जुड़े हैं हमारे साथ। फोन काटने का दिल नहीं कर रहा, कुछ और बात करने का मन कर रहा है आप लोगों के साथ। उमेश कुमार जी, आपने एप्लीन, मुझे नहीं पता कि एप्लीन क्या है, मैंने आज तक नहीं डाला। हाँ, अगर कुछ लोगों के पास बढ़िया रिजल्ट आते हैं आप लोग डाल सकते हैं। फिर मेरा इस पे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने कभी अपने बगीचे में नहीं डाला। मनोज ठाकुर जी, नैनो यूरिया की आपने बात की, तो मुझे नैनो यूरिया मैंने अभी तक अप्लाई नहीं किया, और अभी भी जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसने उसको प्रमाणित भी नहीं किया है। सिर्फ हिमाचल में हमारे हुआ है, कुछ स्टेट में हुआ, कुछ अच्छी यूनिवर्सिटी ने इसको नहीं किया है। अभी भी मुझे शक है। जैसे पहले बोला जाता था 45 किलो का माल 1 लीटर में आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। परसेंटेज इतना हाई नहीं है उसकी। हाँ, ड्रिप इरिगेशन के लिए अच्छा हो सकता है। यश चरवान जी ने क्वेश्चन किया कि छोटे छोटे कीड़े लगते हैं। बिल्कुल, फ्रूट बोरा लगते हैं। बागवान साथियों याद रखिए, कुछ लोगों के भी बड खाते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि आप बड के पीछे कीड़े के पीछे गन लेके पड़ जाए इंसेक्टिसाइड को लेके। कभी भी ऐसा ना करे। अगर आपके पौधे में 5,000 बीमा है, अगर उसमें 500 बीमा खा भी लेगा कीड़ा, तो क्या हो गया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी भी ऐसा मत सोचिए। अगर बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम हो तभी आप इंसेक्टिसाइड की ओर जाए, अदरवाइज इसको अवॉइड करिए। आगे हमारी माइट फैलेगी, दूसरे फ्रेंडली कीड़े खत्म हो जाएंगे, जिससे हमारा खर्चा और दुगना हो जाएगा। फिर आप रोते रहेंगे कि भी हमारा खर्चा बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया, दवाई महंगी। दवाई तो महंगी हो ही रही है। दत्त दत्त ठाकुर जी, बोरोन और बोरिक एसिड में क्या डिफरेंस है? ये बहुत बड़ा विषय हो जाएगा, पहले भी हमने शेयर किया है। और मुझे ये लगता कि बोरिक एसिड घुलता नहीं है इतनी आसानी से, तो इसलिए प्रॉब्लम आती है। तो आप बोरोन डालिए, नोनी के द्वारा भी प्रमाणित है। बोरोक एसिड आप पोस्ट हार्वेस्ट वगैरह में डाले तो ज्यादा बढ़िया है। अभी आप बोरोन डाले क्योंकि जल्दी घुल भी जाता है, वो घुलता ही नहीं है पानी में। और इसके बारे में मैंने शेयर भी किया था कुछ दिनों में। मैं फिर हो सकता है कल परसों फिर से शेयर करूं उसके, अपनी उसको। चंदन कुमार जी, फ्लोरिंग पर अगर बर्फ आ जाए तो क्या करे? वैसे हमारे यहाँ कभी हुआ नहीं, मगर हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि जब भी बर्फ गिरती थी तो सेब बढ़िया लगते थे। हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मगर जो आपकी मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं मदद करेगी आपको। चाहे आप मधुमक्खियों के द्वारा लगाइए, पीजीआर लगाइए, या जो आप अभी न्यूट्रिशन दे रहे हैं सॉइल के माध्यम से, जिंक बोरोन बारह एसिड डाल रहे, वो कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट देंगे। कुलदीप राजपूत सिंह जी, लास्ट 5 ईयर गुड रिजल्ट, थैंक यू। अभी कौन सी खाद डाले ये बड़ा विषय है। तो बागवान साथियों, अभी का जो समय है वैसे निकलता जा चुका है नाइट्रोजन का है। जो अभी मिडल हाइट वाले लोग हैं वो नाइट्रोजन अप्लाई करे। मैंने आपको बताया कि कैल्शियम नाइट्रेट बहुत महंगा हो चुका है, तो आपको उस पर बर्डन कम करने के लिए आपको यूरिया प्लस कैल्शियम नाइट्रेट मिक्स कर सकते हैं आप। 60%, 50 से 60% यूरिया, और 50%, 40 से 50% आपका कैल्शियम नाइट्रेट तरपाल के ऊपर मिक्स कीजिए, और एक डोज अभी डालिए। अगर आप बहुत बड़े पौधा ले रहे हैं तो 1 किलो अभी डालिए अगर नाइट्रोजन की कमी है, और 1 किलो आपके फ्रूट सेटिंग के बाद डालिए, ताकि आपकी साइजिंग की ओर जाए। बिल्कुल, देखिए ऊपर आ गया है कि नैनो यूरिया का रिजल्ट बिल्कुल भी सही नहीं है। बिल्कुल, अभी ऐसे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं कि आप उसके ऊपर डिपेंड रहे। अभी भी मैं बोल रहा हूं कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने इसको प्रमाणित नहीं किया है, तो अभी उनको भी डाउट के, क्योंकि मेरी वहां साइंटिस्टों से बात होती है, मेरे अच्छे मित्र है वहां पर। तो बागवान साथियों, मैं दाद देता हूं आप लोगों की कि आपने अभी तक फोन नहीं रखा, और 1100 से ऊपर लोग अभी भी लाइव सेशन में कंटिन्यू जुड़े हैं। लगभग 1 घंटा होने को है। क्या प्रोमोलिन की स्प्रे रात
में होनी चाहिए या इसके लिए टेम्परेचर कितना? अमित जस्टा जी, आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा। जो हमने अपने एक्सपीरियंस से पाया और जो साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि अगर आप पीजीआर की जब स्प्रे करते हैं, आपको पता है कि जो पौधा है हमारा, सुबह जब सूरज की किरण निकलती है उसके अपने पत्तियों के छिद्र को वो खोलती है। ठीक है जी। और शाम को भी वो, क्योंकि दिन भर बहुत टेम्परेचर रहता है और वो अपने छिद्रों को दवाई इतनी अच्छे तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पाता है प्लांट। तो इसीलिए आपको जो लेट अगर आप करते हैं तो जो रात का जो टेम्परेचर डाउन जाता है, ठंडा टेम्परेचर जाता है, वो कहीं ना कहीं फ्रूट क्वालिटी को और बेहतर बनाता है। किन्नौर का सेब क्यों बहुत अच्छा बनता है, उसमें नेचुरल लोब्स क्यों आते हैं? क्योंकि वहां कोल्ड नाइट हॉट डेज होते हैं, दिन को गर्मी रात को ठंड। रात का टेम्परेचर जहां भी ठंडा होगा, चाहे आप कश्मीर की बात कीजिए, प्लेन है, गर्मी भी पड़ती है और ठंड भी बहुत रहती है, तो वहां की क्वालिटी बहुत ही आला दर्जे की बनती है। हमारे पास यहाँ नहीं बनती है क्योंकि हमारा इतना है नहीं, रात का टेम्परेचर भी गर्म ही रहता है हमारे। तो आप बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो पीजीआर अप्लाई करेंगे और लो हाइट में रहते हैं, और हम इतने एडवर्स कंडीशन में बागवानी करते हैं कि जहां पर सेब लंबा कैसे होगा? अगर लंबोतरा भी है तो हल्का सा लंबा रहेगा, बाद में जब गर्मी पड़ती है कई जगह तो 40 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। अगर आपका ये त्यूनी से पीछे वाला एरिया, आप इधर हमारे इलाके में आइए हाटकोटी तक, तो 35 से 40 के बीच भी टेम्परेचर चला जाता है रोड के क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं जब टेम्परेचर बढ़ता है तो शेप अपनी खो लेता है सेब। मगर जो पीजीआर के अपने फायदे, वो अपनी जगह है, रस्टिंग पे काम करेगा दूसरी चीज। और रस्टिंग पे आप डिपेंडेंट से पीजीआर पे ना रहिए, इसके अलावा भी आपको अपनी प्रैक्टिस देखनी पड़ेगी, उसको भी मैं आगे साझा करूंगा जब आपके ये फ्लोरिंग का समय होगा, पेटल फॉल पे जब हम एक लाइव सेशन करेंगे, आगे का स्प्रे सानी देंगे आपके बीच। यश चारू जी, चरवान जी, जो आपकी सुंडी लगती है फ्रूट बोरर की, वो एक हेलिकॉल्म अल्मजीरा एक तितली आती है फ्लोर टाइम में, वो अपनी एग लेइंग करती है। और ये जरूरी नहीं कि वो बहुत तादाद में हो, वो थोड़े से भी होते हैं। अगर आपको बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो मेलाथियोन जो एक हल्का इंसेक्टिसाइड है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्ड इंसेक्टिसाइड पे बिल्कुल ना जाए। अगर आपको कीड़ा बहुत ज्यादा दिखे तभी आप इंसेक्टिसाइड की ओर जाए। थोड़े बहुत अगर दाने डैमेज करता है तो मुझे नहीं लगता कि अगर 100 पेटी के पीछे आपकी 4-5 पेटी कीड़ा अगर डैमेज करता तो वो बहुत बड़ा टॉपिक है। इस पे आप ज्यादा, वो तो भर जाता है बाद में। और मुझे लगता है कि जो तो खासतौर पर लोअर मिडल के लोग हैं, वो तो उस सेब को भी 12 और 1500 रुपए बेच देते हैं, तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों के रूट रॉट के क्वेश्चन है, तो बागवान साथियों आज हम इस क्वेश्चन को नहीं लेंगे, लंबा हो जाएगा लाइव सेशन, इसको हम नेक्स्ट सेशन पे लेके, आप इसको यहीं पर ही कंट्रोल रखिए। तो मुझे ये विकास चंदेल जी का था कि व्हाइट ग्रब क्या होता है? जो आपका काजू की तरह व्हाइट सा कीड़ा होता है, जिसको बोरर भी बोलते हैं, कुछ लोग गोबर का कीड़ा बोलते हैं, वो बहुत ही डेंजरस हो जाता है। उसके लिए जो बहुत अच्छी चीज है वो एक बवेरिया बेसिना जो आता है, उसको आप अप्लाई करते रहे अपने बगीचे में। और दूसरा नीम की खड़, नीम केक आता है, उसको आप पूरे बेसिन में बिखरा के डालिए, 2-2 4-4 किलो। तो मुझे लगता है कि जब आप 2-3 साल तक उसका इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं बाहर हो जाएगी वो चीजें, इंसेक्ट वो किसी भी तरह का। आप लहसुन को बीज सकते हैं अपने तौलिए में, उससे भी आपका कीड़ा दूर भागेगा। लीला लीला जी, अच्छा बीमा भी कन्वर्ट हो रहा है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। लास्ट ईयर आपकी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट क्या थी? ओवर क्रॉपिंग तो आपने नहीं ली थी, कहीं पतझड़ पहले तो नहीं लग गया था, सिर्फ बीमा मोटा देखने से। और दूसरी बड़ी बात है, जो आपका चिलिंग आवर्स पूरा नहीं हुआ है, उसकी वजह से भी कन्वर्जन है। हमारे नहीं है, क्योंकि हम थोड़ा शेडी में रहते हैं, हमारे चिलिंग आवर मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं, इसलिए हमारे बर्ड तो अच्छे हैं। टीसी ठाकुर जी, आपके साइज में रहते हैं, धुंध बहुत रहती है आप हाइट में होने, तो आपको सबसे विशेष ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन जो आपका अखरोट से पहले पहले तक आप नाइट्रोजन अप्लाई करते रहे। और दूसरी बड़ी बात है फ्रूट थिनिंग, उस पर भी अलग से एक विषय लाइव सेशन रखेंगे, फ्रूट थिनिंग भी आप कंटिन्यू करते रहे।
तो मुझे लगता है कि बागवान साथियों हम ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को कर चुके हैं। जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें भी एक लाइव और मैंने बोलने के लिए बनाने के लिए बोला था, वो अभी तक मेरे पास प्रोडक्ट नहीं आ पाए हैं, जिसमें मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया हम डेवलप करेंगे, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग भी मैं कर रहा हूँ साथ के साथ। अभी एक बागवान साथी पूछ रहे थे ठाकुर जी के आपके कितने ट्रायल लगते हैं। ट्रायल तो नेचुरल फार्मिंग पे भी लगे, और हम नेचुरल फार्मिंग में रजिस्टर्ड फार्मर है, तो हर तरह की चीजें चलती रहेगी, क्योंकि हम डिपेंडेंट सिर्फ यूनिवर्सिटी और डॉक्टर पे नहीं रह सकते, हमारी अपनी प्रैक्टिस चलती रहेगी। तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की जमीन में फॉस्फोरस, पोटाश और नाइट्रोजन सब कुछ न्यूट्रिशन एक्सेस है, सिर्फ वो अपटेक की प्रॉब्लम है। उसके लिए कल्चर कैसे तैयार करना है, कैसे हम उपलब्ध करा सकते हैं जिससे हमारा खाद के खर्चे कम हो जाएंगे, तो उस पर आने वाले 1-2 दिन में जरूर आपसे लाइव सेशन करेंगे, क्योंकि अभी तक मेरे पास मटेरियल नहीं पहुंचा है, क्योंकि छोड़ा लाया नहीं गया है, पहुंचा ही नहीं अभी दवाइयां। मनोज ठाकुर, लास्ट 4 ईयर से गुड क्रॉप, आपने मुझे इसका क्रेडिट दिया है, थैंक यू सो मच। मैं ये चाहता हूं कि मेरे हर बागवान के हर साल क्रॉप हो, क्योंकि सब ने अपने परिवार पालने हैं, सब ने अपने बच्चे पालने हैं, किसी ने अबानी अंडानी नहीं बनना है। हमने हमने सिर्फ अपना परिवार अच्छे से चलाना, अच्छी जिंदगी जीनी है। इसीलिए हर आदमी का संपन्न होना बहुत जरूरी है। जब सब संपन्न हो गए, खुशहाली आती है, हमारा गांव, हमारा प्रदेश तरक्की करता है, तो हमारा देश भी तरक्की करता है। सबसे महत्वपूर्ण भाग किसान बागवान, इस देश का 70-80% आबादी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर से जुड़ी है हमारे देश की। हमारा देश को, कोई भी देश भूखा मर जाएगा अगर वहां का किसान अन्न उगाना छोड़ देगा। अगर हेल्थ की बात करें तो हमारा सेब भी उसमें आता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, और अभी आप देखिए 1200 से ऊपर लोग लाइव में जुड़े, और अभी ताकि हर आदमी तक पहुंचे, क्योंकि हर आदमी जागृत होना चाहिए, इसीलिए हमारी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, सबके सेब होने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत चाहूंगा। आपने इतना प्यार दिया, आप इतना विश्वास रखते हैं, याद रखिए ये डिंपल पांचटा आपका विश्वास कभी नहीं टूटने देगा। हम हर घड़ी आपके साथ खड़े हैं। अभी हम सरकार के पास भी जाएंगे और सब लोग मिलके जाएंगे, सरकार नहीं मानेगी, मनवाएंगे। पिछली सरकार को तो बागवानों ने बाहर का रास्ता दिखाया था, अगली ये वाली सरकार को भी हम फार्मर के तरीके से चलने पे मजबूर करेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि दूसरे तरीके मत अपनाइए, हमारा हॉर्टिकल्चर के लिए अलग से एक प्रोजेक्ट बनाइए कई हजार करोड़ का, जिसमें इन्वेस्ट करेगी। जब तक सरकार इन्वेस्ट नहीं करेगी हमारे सेक्टर में, हमारा सेक्टर उठ नहीं सकता। मैं ये गारंटी देता हूं कि नहीं उठेगा। जब तक सरकार इसको इंडस्ट्री के रूप में नहीं देखेगी या इन्वेस्ट नहीं करेगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। नहीं तो चलता रहेगा। सेब हमारी मेहनत से उग रहा है, हम अभी भी उगा रहे, आने वाले समय भी उगा रहे, मगर सेब का भविष्य इतना अच्छा नहीं दिख रहा। क्लाइमेट चेंज बोलिए, आप हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बोलिए, इरिगेशन की स्थिति देखिए हमारी। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अपनी मांगे सरकार के तरीके से मनवानी पड़ेगी, और जोर शोर से मंगवानी पड़ेगी। हर आदमी सड़कों पे उतरता है, क्या हमारा बागवान भी उतरेगा? हर परिवार से उतरेगा। पहली बार भी किसान आंदोलन हुआ था, मगर उसमें भी उतना भाग नहीं लिया था लोगों ने। तो आपको यह देखना पड़ेगा कि क्या हम सब लोग अपने हितों के लिए, अपनी इंडस्ट्री के हक के लिए सरकार के सामने एक मजबूत पक्ष रख सकते हैं। अभी प्रदेश सरकार, 24 में सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन आएंगे, तो जो भी दोनों देश की बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, दोनों के पास जोर शोर से मुद्दा रखिएगा। सेंटर नहीं मानती है तो 24 के वोट हमने डालने हैं, स्टेट नहीं मानेगी तो अगले इलेक्शन आने। तो इन्हीं सभी चीजों के साथ आज मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय बागवान, जय किसान।